हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की क्लासेस यहाँ पे कंटिन्यू किए हैं। तो इसी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की क्लास की सीरीज में आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। दैट मीन्स इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर ही एक नया टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ दी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक देखने वाले हैं आपके सामने, दैट इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, दैट इज़ LPP। ओके, तो ये जो टॉपिक है ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसका। तो इसकी ज़रूरत कहाँ से स्टार्ट हुई, इसका एग्जिस्टेंस कब से हुआ, ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे जानेंगे। दैट मीन्स थोड़ा सा हम लोग इन शॉर्ट हिस्ट्री जानेंगे, फिर हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे एंड देन आफ्टर हम लोग इसके कंटेंट को देखेंगे। तब आपको इस टॉपिक में ऑब्वियसली इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि उसके पहले सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोसीजर बताया जाए कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्या है, कैसे हैं, तो चीज़ें वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता है। जब आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझ जाएंगे, इसका एग्जिस्टेंस कब हुआ, ये आपके रियल लाइफ में आया कब से, ये सारी चीज़ें जानने के बाद आपका उस सब्जेक्ट में ऑब्वियसली इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो इसी सीरीज में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये जानते हैं कि इस टॉपिक का ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है ये एग्जिस्टेंस में कब आया था और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी। क्योंकि कोई भी चीज़ है जब ज़रूरत आती है तभी वो वहाँ पे क्या है, एग्जिस्टेंस में आता है। विदाउट एनी रीज़न कोई भी चीज़ एग्जिस्टेंस में नहीं आता है। अब कोई आपके पास कोई प्रॉब्लम है तभी उसका सोल्यूशन आप सर्च आउट करते हो, प्रॉब्लम के बिना तो सोल्यूशन ऐसे नहीं आता ना। तो वही है, तो इसका जो LPP की इसकी रिक्वायरमेंट कब आई, इसकी रिक्वायरमेंट आई ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार। ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार इसकी रिक्वायरमेंट आया। दैट मीन्स ये जो साइंटिस्ट थे, दैट इज जॉर्ज बी डायटजी, इनको हम लोग गॉड फादर बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। आपको मैं पहले ही बताया था, जो आपका फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैं सारी चीज़ें डिस्कस किया था आपसे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के जो गॉड फादर हैं दैट इज जॉर्ज बी डायटजी। तो इनको ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार बुलाया गया, ठीक है। जो इनके कंट्री की जो हेड लोग थे उनको यहाँ पे बुलाए अपने पास, और उन्होंने ये बोला कि देखिए हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं, ऑब्वियसली उस टाइम पे रिसोर्सेस बहुत लिमिटेड थे। जो गन्स हैं, मटेरियल्स हैं, जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, वॉर्स के लिए अलग अलग लोकेशन पे चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी। तो अगर मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कंस्ट्रेंट की बात करूँ तो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंस्ट्रेंट ये है कि आपके पास रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड मीन्स जो वॉर्स के मटेरियल हैं, जो वहाँ के इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, जो वॉर्स इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, तो क्या है, लिमिटेड फॉर्मेट में होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और जो आपको जो नीड होती है अलग अलग लोकेशन पे, कंट्री के अलग अलग लोकेशन पे आपको रिक्वायरमेंट होती है उन सारे मटेरियल की, उन सारे इक्विपमेंट्स की, उन सारी मशीनरी की, उन सारे राइफल्स की, उन सारे जो वॉर्स इक्विपमेंट्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। अब आपको हर एक लोकेशन पे चीज़ों को ऐसे अवेलेबिलिटी वहाँ पे कराना है जिससे कि चीज़ें क्या हो जाएं, प्रॉब्लम जो है आपकी वो सॉल्व हो जाए। तो जो ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, जो जॉर्ज बी डायटजी थे, इन्होंने LPP की हेल्प से इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उन्होंने जो आपके लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, ठीक है, उन सारे लोकेशन पे जहाँ पे ज़रूरत थी उन चीज़ों की, उनको उन्होंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ LPP ऑप्टिमाइज किया। मीन्स जहाँ पे जितनी जब ज़रूरत है उनको ऐसे उन्होंने मैनेज किया। उन्होंने जो बहुत सारे सोल्यूशंस जो अवेलेबल थे उसमें से जो बेस्ट सोल्यूशन था उन्होंने उसको फाइंड आउट किया। और जो प्रॉब्लम थी गवर्नमेंट की कि हमें जो रिसोर्सेस हैं हर जगह कैसे कितने किस क्वांटिटी में अवेलेबल कराएं कि हमारा काम चल जाए, उसको उन्होंने क्या किया, सॉल्व किया। ठीक है, समझ में आ गया। उस टाइम पे तो वहाँ की जो भी गवर्नमेंट थी वो क्या है, इसको वॉर में यूज़ किया उसने। दैट मीन्स क्या है, डिस्ट्रक्टिव काम में यूज किया, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वॉर से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन तो होता नहीं है। तो वो जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम था, ये जो स्टार्टिंग में आया था तो क्या है, डिस्ट्रक्टिव पर्पज से यूज हुआ था। बट लेटर ऑन जब वो सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई, जब सारी चीज़ें शिथिल हो गई, तो उस टाइम पे क्या हुआ, जब ऑब्वियसली बात है थ्योरी तो एग्जिस्टेंस में आ चुका था, इसका लोगों ने इंपॉर्टेंस देख लिया था कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके यूज़ करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें समझ में आ गई थी। तो बाद में जब ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई तो इसको हम लोग यूज करना स्टार्ट किए, कहाँ पे, इंडस्ट्री में यूज करना स्टार्ट किए। उस टाइम पे क्या है, इंडस्ट्री में हम लोग यूज करना स्टार्ट किए। ठीक है,
तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो वन बाय वन हम लोग चीज़ों को हम लोग देखते हैं, एक एक करके हम लोग चीज़ों को आगे ले चलते हैं। और आपको पहले मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले मैं आपको इंपॉर्टेंस बताऊंगा, इसका जो फॉर्मूलेशन है उसको हम लोग देखेंगे, एंड देन आफ्टर हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं है, न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली इसके क्वेश्चंस आपसे आराम से बन जाएंगे, थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं है इसका। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन हम लोग इस चीज़ों को देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज जो हैं वो क्या है, उनकी लिमिट्स होती है। रिसोर्सेज आपके अनलिमिटेड नहीं होते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज जैसा आप देखेंगे, आपके अभी के टाइम में भी देखेंगे, तो जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, लिमिटेड हैं। आपको उन्हीं रिसोर्स से चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना है। दैट मीन्स कि आपके पास जो भी रिसोर्स है उससे आपको मैक्सिमम आउटपुट लेना है। लाइक अभी आज के टाइम में देख लीजिए कि जो भी चीज़ें हैं क्या हैं, लोग वर्क कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है वो क्या है, ऑप्टिमाइजेशन के लिए आ रही हैं कि लॉस आपका मिनिमम हो, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे और भी चीज़ें देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज क्या है आपके पास, लिमिटेड कंडीशन में, अनलिमिटेड नहीं है। तो हमें क्या है, चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज में आपका मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन दोनों आ जाएगा। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ मिनिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन में आपका मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन दोनों आता है। मैक्सिमाइजेशन कहाँ पे आएगा, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट के केस में क्या आएगा, मैक्सिमाइजेशन आएगा। मिनिमाइजेशन की बात करूँ तो जो आपका रिसोर्सेज है, रिसोर्स को क्या है आप कम से कम यूज करना चाहोगे। लॉसेज जो हैं, लॉस को क्या है आप कम से कम चाहोगे। लॉस जो है क्या है उसको मिनिमाइज करना चाहोगे। जो प्रॉफिट है उसको हम लोग क्या करना चाहेंगे, मैक्सिमाइज करना चाहेंगे, ठीक है। जो कॉस्ट है, कोई भी इक्विपमेंट्स है, कोई भी प्रोडक्ट है जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो जो प्रोडक्ट हैं उसकी कॉस्ट को क्या है आप मिनिमाइज करना चाहोगे, कम से कम कॉस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को हम लोग ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस बात से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ऑप्टिमाइजेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है कि मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन, दोनों, उसका मतलब दोनों हो सकता है। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया कि आपका जो इनिशियली जो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो हम लोग बात कर रहे हैं, LPP, अभी मैं इसका मतलब भी बताऊंगा कि इसको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलते क्यों हैं, ठीक है। अभी मैं इसका मतलब भी बताऊंगा, आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। तो LPP का जो इनिशियली जो यूज हुआ था दैट इज डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज हुआ था, मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज हुआ था। वहाँ पे ऑब्वियसली डिस्ट्रक्शन ही होता है कि नहीं। बट लेटर ऑन जब चीज़ें नॉर्मल हो गई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाद में वो चीज़ें कंस्ट्रक्टिव पर्पस से यूज होने लगी, इंडस्ट्री में यूज होने लगी। दैट मीन्स वहाँ पे क्या है, प्रॉफिट को, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ, प्रॉफिट इसको मैक्सिमाइज किया गया, ठीक है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो इसको क्या किया गया, मैक्सिमाइज। लॉसेस की बात करूँ, लॉसेस को क्या है, मिनिमाइज किया गया, ठीक है। प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमाइज किया गया, लॉस को क्या है, मिनिमाइज किया गया। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, कॉस्ट को क्या है, मिनिमाइज किया गया। तो ऑप्टिमाइज मींस प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट, ऐसे बहुत सारी चीजों को क्या है ऑप्टिमाइज किया गया। वो कुछ भी हो सकती हैं, या तो मैक्सिमम हो सकती है तो मिनिमम हो सकती है, अकॉर्डिंग टू इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे प्रॉफिट को हमेशा क्या है आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो, जो लॉस है उसको हम लोग क्या है मिनिमाइज करना चाहते हैं, कॉस्ट है उसको हम लोग क्या है मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ों में फिर क्या है कंस्ट्रक्टिव पर्पस से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का यूज होना स्टार्ट हो गया। ओके, तो अब बात आती है कि इसको हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्यों बोलते हैं। बात यहाँ से है लीनियर। लीनियर का सिंपल सा मतलब है, अगर मैं आप देखिए तो लीनियर का मतलब, जो टर्म लीनियर है इसका सिंपल सा मतलब है कि जो आपका वेरिएबल है x, जो आपका वेरिएबल है x वो क्या है, इसका जो पावर है वो क्या है 1 है, ठीक है। जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है 1 है, ठीक है। आपको पता भी है लीनियर का मतलब क्या है, वेरिएबल के पावर अगर आप 1 है तो ऑब्वियसली उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर फंक्शन बोलते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसलिए इसका नाम पड़ा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ओके, तो सिंपली अगर मैं बात करूं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, तो इसका जो यूज है, इसका सिंपल सा डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो सिंपल डेफिनेशन है, ये क्या है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपका सिंपली मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि LPP इज अ मैथमेटिकल मॉडल फॉर डिटरमाइनिंग बेस्ट पॉसिबल ऑप्टिमम सोल्यूशन, ठीक है। आपके पास बहुत सारे सोल्यूशंस होंगे, आपके पास बहुत सारा रिजल्ट्स होगा, बट उसमें से ऑप्टिमम कौन सा होगा, ठीक है, उसमें से ऑप्टिमम कौन सा होगा उसको फाइंड आउट करना है।
तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि LPP इज अ मैथमेटिकल मॉडल फॉर डिटरमाइनिंग बेस्ट पॉसिबल ऑप्टिमम सोल्यूशन फ्रॉम अ नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन। इट इज यूज्ड फॉर रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, आपके पास जो पॉसिबल आउटकम होगा बहुत सारा है, बट उसमें से ऑप्टिमम कौन है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ कि ऑप्टिमम सोल्यूशन फ्रॉम अ नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन, जो पॉसिबल जितने भी सोल्यूशंस होंगे उसमें ऑप्टिमम कौन होगा उसको फाइंड आउट करना है। तो जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, एक जो मैथमेटिकल मॉडल है, वो यही डिटरमाइन करना है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन है तो उसमें से ऑप्टिमम कौन है उस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट के लिए। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है, आपके पास जो रिसोर्सेस हैं उनकी उसके ऊपर लिमिटेशन है ना, कि आपके पास जो भी रिसोर्स है उस कितनी क्वांटिटी में है, अलग अलग आपके पास रिसोर्सेज हैं, उनकी क्वांटिटी क्या है। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम का आपके पास लिमिटेशन है, टाइम भी अनलिमिटेड नहीं है। कोई भी चीज़ आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आपके पास लिमिटेड टाइम है ना। कोई चीज़ है, कोई कंपनी है उसी चीज़ को 10 मिनट में प्रोड्यूस कर रही है, कोई कंपनी है उसको 20 मिनट में प्रोड्यूस कर रही है, तो ऑब्वियसली 20 मिनट वाले का कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगा। तो आप टाइम को भी ऑप्टिमाइज करोगे ना, तो आपके पास जो टाइम है वो लिमिटेड है। ठीक है, आपने देखा होगा कि एक जगह से दूसरी जगह आप फेस्टिवल का टाइम में जब स्टूडेंट घर जाते हैं तो उस टाइम पे क्या है, जो ट्रेनें सबसे कम टाइम लेती हैं उनके डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, उनके घर तक जाने के लिए, इससे क्या है उसमें रिजर्वेशन सबसे पहले तो चेक करते हैं। फिर बाद में जब मजबूरी आती है कि नहीं टिकट मिलता है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या है, जो अवेलेबल होता है, जो उनके पास रहता है उसी में कराना पड़ता है टिकट। तो ये चीज़ें हैं, तो आप हमेशा क्या है ऑप्टिमम चीज़ों को पसंद करते हो। ठीक है, तो ये जो LPP है वो क्या है, बेसिकली बहुत सारे आउटकम में से, बहुत सारे रिजल्ट्स में से जो ऑप्टिमम होता है उसको फाइंड आउट करने का तरीका है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसी को। इसी सीरीज में मैं दोबारा से इसको जो आपका डेफिनेशन है उसको मैं दोबारा से यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। पूरा जो डेफिनेशन है LPP का मैं दोबारा से यहाँ पे आपके सामने लिखा हूँ। दैट मीन्स इट इज अ मैथमेटिकल मॉडल फॉर डिटरमाइनिंग बेस्ट पॉसिबल ऑप्टिमम सोल्यूशन फ्रॉम अ नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन। इट इज यूज फॉर रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इट इज यूज फॉर रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। जैसा कि मैंने बताया कि जो लीनियर टर्म है वो लीनियर इसलिए है क्योंकि जो आपका वेरिएबल है उसके पावर हमेशा आपका 1 होना चाहिए। यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनके पावर में हमेशा 1 होना चाहिए। जो भी आप कंडीशंस दे रहे हो, कंडीशन क्या है, ऑब्वियसली कंडीशन के लिए आपको वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। कंडीशन आप जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाओगे तो उन सारे रेस्ट्रिक्शंस के लिए आपको क्या है, वेरिएबल चाहिए। तो वेरिएबल का पावर हमेशा क्या है, आपका 1 होना चाहिए। तो इसलिए मैंने आप बोला कि इसीलिए इसको क्या है हम लोग लीनियर बोलते हैं। तो लीनियर टर्म का मतलब ये कि जो आपका वेरिएबल है उसके पावर क्या है, आपका 1 है। दैट मीन्स वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा। ऑलवेज क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। पावर 1 होगा तो वो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि LPP के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। आपको आई होप यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा कि LPP का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, LPP के इम्पोर्टेंस क्या है, एग्जिस्टेंस कब हुआ इसका, क्यों ये यूज में आया। ठीक है, इसके जो गॉड फादर हैं वो कौन है, ये सारी चीज़ें, हिस्ट्री और इसका जो इम्पोर्टेंस है दोनों आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग इसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग ये जानेंगे कि इसके फॉर्मुलेशन के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम लोग क्या है LPP का फॉर्मुलेशन करेंगे। दैट मीन्स हम लोग प्रॉब्लम को ढूंढेंगे कि किस जो भी अगर प्रॉब्लम है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे पता होना चाहिए अगर हमें LPP यूज करना है तो। ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले क्या है आपका होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना कि हमें इस चीज को ऑप्टिमाइज करना है, प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज करना है। दैट मीन्स प्रॉफिट को क्या है, प्रॉफिट आएगा तो हमेशा वहां बात होगी मैक्सिमाइजेशन की, लॉस आएगा तो आप हमेशा बात करोगे मिनिमाइजेशन की, कॉस्ट आएगा तो हमेशा बात करोगे क्या, मिनिमाइजेशन की। तो आपका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि आपको आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, आपका फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है क्या। ठीक है, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड देन आफ्टर उसके बाद से क्या करना पड़ेगा, वो जो मैक्सिमाइजेशन है या मिनिमाइजेशन है या आप इन शॉर्ट बोल सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन है। ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको कुछ कंडीशंस दी होंगी। जैसा कि मैंने बताया
कंडीशन का मतलब क्या है? रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस का इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आपके पास क्या होंगे? लिमिटेड होंगे, अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है आपके पास। तो अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो ऑब्वियसली उन रिसोर्सेज का आपके पास कंस्ट्रेंट होगा, दैट मीन्स आप इससे ज़्यादा नहीं यूज कर सकते। तो वही सारी चीज़ें हैं कि पहला आपका होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए? कंस्ट्रेंट इक्वेशंस, क्या क्या कंस्ट्रेंट हैं, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। और तीसरा होना चाहिए कि जो भी आपका कंस्ट्रेंट इक्वेशन है वो सारा का सारा जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है दैट शुड बी इन लीनियर फॉर्मेट। दैट मीन्स वहाँ पे जो वेरिएबल्स आप यूज कर रहे हैं उसके पावर में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। दैट शुड बी इन लीनियर फॉर्मेट, ठीक है। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए अगर आप यूज कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को। तो ओके, समझ में आ गया? तो वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपके सामने लिखा हूँ। अगर आप देखेंगे तो 1 by 1 मैंने यही लिखा है। अगर मैं बात करूँ रिक्वायरमेंट्स का, तो जो पहला रिक्वायरमेंट है दैट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। पहला रिक्वायरमेंट क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फंक्शन विच नीड्स टू बी ऑप्टिमाइज, ऐसा फंक्शन जिसको हमें ऑप्टिमाइज करना होगा। तो पहला हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? तो जो आपका फर्स्ट रिक्वायरमेंट है दैट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? ऑप्टिमाइजेशन मीन्स बोथ मैक्सिमाइजेशन as well as minimization। ऑप्टिमाइजेशन मीन्स बोथ मैक्सिमाइजेशन एज वेल एज मिनिमाइजेशन। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे लिखा है आपके सामने, अगर देखेंगे यहाँ पे कि फंक्शन का मतलब क्या है? आइडेंटिफाइड और मेजरेबल इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, ठीक है। जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या होगा? ठीक है, दैट मीन्स मैक्सिमम प्रॉफिट का फंक्शन हो सकता है, जिससे क्या है आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया है। मिनिमम कॉस्ट का फंक्शन हो सकता है, जिससे कि आप बोल सकें कि हमें क्या है? कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स और बहुत सारे जो हैं उनको क्या है? विद द हेल्प ऑफ फंक्शन हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मीन्स क्या होगा? आपका ऑब्जेक्टिव होगा। दैट मीन्स आप फंक्शन के जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा उसको एक फंक्शन के फॉर्म में आप क्या है? फॉर्मुलेट करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव जो आपके फंक्शन हैं ये कैसे फॉर्मुलेट करते हैं? दैट मीन्स आपका पूरा जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी कंडीशंस दी हुई होती हैं उसके हिसाब से कैसे हम फॉर्मुलेट करते हैं उसको अभी हम लोग क्वेश्चंस के हिसाब से देखेंगे, क्वेश्चंस से देखेंगे। बट उसके पहले हम लोग यहाँ पे चीज़ों को समझ लेते हैं कि क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट जो है आपका सेकेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रेंट होगा, वहाँ पे कंस्ट्रेंट होंगे। दैट मीन्स क्या होगा? रिसोर्सेज की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया आपका, एंड देन आफ्टर क्या होगा? आपके पास रिसोर्स की लिमिटेशंस। अब यहाँ पे आपके पास लिमिटेशंस बताए जाएंगे कि व्हाट आर ऑल द लिमिटेशंस। जो लिमिटेशंस हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। अब उन लिमिटेशंस के हिसाब से क्या है आपको जो भी ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, जो भी ऑप्टिमाइजेशन का फंक्शन होगा उसको आपको सॉल्व करना होगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज, ये मैंने आपको बताया कि दीज आर लिमिटेड रिसोर्स विद इन विच यू नीड टू ऑप्टिमाइज और ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एंड लास्ट वन दैट इज बेसिकली ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कंस्ट्रेंट इक्वेशन शुड बी इन लीनियर। क्योंकि कंडीशन ही है, मैंने आपको बताया था कि आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और जो कंस्ट्रेंट इक्वेशन है दैट शुड बी इन लीनियर। उनका क्या होना? लीनियर होना जरूरी है। लीनियर मीन्स व्हाट? जो आपका पावर होना चाहिए, जो आपका वेरिएबल की पावर होना चाहिए दैट शुड बी 1। जो वेरिएबल्स आप यूज कर रहे हो उसके पावर में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए हमेशा। तो ये 3 रिक्वायरमेंट हैं आपका जो भी है। अगर आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना चाहते हो तो आपकी 3 रिक्वायरमेंट हैं। उसके बाद से ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के बाद क्या है आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को यूज कर सकते हो। ओके, समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे जो आपका जनरलाइज्ड फॉर्मेट है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, जो जनरलाइज्ड टर्म्स है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा। जो मैंने आपको बताया कि जो पहला होता है क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जानेंगे, दैट मीन्स आपका मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। तो हम लोग लेट अस सपोज कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? उसको मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज जेड जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है,
क्या हो जाएगा आपका C1x1 C2x2 C3x3 C4x4 प्लस डैश 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 CnXn। ये क्या होगा आपका, ये हो गया पहला स्टेप, दैट इज व्हाट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। अब ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये कुछ कंडीशंस के साथ है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। और वो कंस्ट्रेंट क्या क्या है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, उन सारे कंस्ट्रेंट को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जिसके हिसाब से हमें क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको हमें क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है। ओके, तो हमारा जो कंस्ट्रेंट है A11 x1, A12 x2, A13 x3 डैश 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 A1n xn लेस देन आर इक्वल्स टू B1। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका A21 x1 प्लस A22 x2 प्लस A23 x3 प्लस डैश डैश A2n xn लेस देन आर इक्वल्स टू B2। ऐसे ही आपका हो जाएगा AM1 x1, ऐसे ये भी हो जाएगा, ऐसे ये भी AM2 x2 AM3 x3 प्लस डैश 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 AMN xn लेस देन और इक्वल्स टू BM। ओके, तो ये आप देख लीजिए कि ये आपका क्या हो जाएगा, कंस्ट्रेंट इक्वेशन हो जाएंगे। और ये सारा का सारा जो है ये क्या है, बेसिकली आप इसको बोल सकते हैं, ये सारा का सारा जो है ये आपका कंडीशंस है या कंस्ट्रेंट्स इक्वेशंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडीशंस या कंस्ट्रेंट इक्वेशंस इसको हम लोग बोल सकते हैं। अब इसमें जो टर्म्स यूज हुए हैं उन टर्म्स को आपको जानना है, जो आपका ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ये आपके जो कंस्ट्रेंट इक्वेशंस में जो भी यहाँ पे आपके टर्म्स यूज हुए हैं उन सारे टर्म्स को हम लोग देख लेते हैं कि वो सारे टर्म्स क्या क्या हैं यहाँ पे। तो जो पहला है यहाँ पे आप देखिए, पहला है आपका C1 C2 C3 जो आप यूज किए हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड प्रॉफिट कोफिशिएंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट कोफिशिएंट बोलते हैं। ये आपके जो सारे C1 C2 C3 ये सारे जो हैं आप देख सकते हैं, Cn तक जो हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट कोफिशिएंट बोलते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं आपके, प्रॉफिट कोफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट जो है, जो नेक्स्ट टर्म हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, दैट इज व्हाट, सेकेंड है डिसीजन वेरिएबल। जो आपका x1 x2 x3 जो आपका जितने भी हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं व्हाट, डिसीजन वेरिएबल। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिसीजन वेरिएबल। तो ये सारा जो आपका है x1 x2 x3, ठीक है, आपका xn तक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसीजन वेरिएबल। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको आप भूल जाइए, ये आपको याद रहना है कि ये जो है आपका फर्स्ट वन इज प्रॉफिट कोफिशिएंट। आप देखते रहिए, यहाँ पे सारा आपके सामने है, ठीक है। पहला आपका क्या है, प्रॉफिट कोफिशिएंट, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यूज किया गया, C1 C2 C3 ये सारा का सारा, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट कोफिशिएंट। नेक्स्ट है आपका डिसीजन वेरिएबल, दैट इज x1 x2 x3 x4 जो भी है xn है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसीजन वेरिएबल बोलते हैं। जो नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल कोफिशिएंट। जो आपका टेक्नोलॉजिकल कोफिशिएंट है ये आपका AIJ है। जो आपका टेक्नोलॉजिकल कोफिशिएंट है, ये जो कोफिशिएंट है आप देख सकते हैं A11 A12 A13 ये सारा का सारा क्या है, टेक्नोलॉजिकल कोफिशिएंट है। तो मैं सारा लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपका A11 से लेके ये सारा आपका AMN तक गया है, आप देख सकते हैं यहाँ तक आया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल कोफिशिएंट। ये जितने भी टर्म्स हैं आपको याद होना चाहिए। दैट मीन्स आपका CJ क्या है, दैट मीन्स C1 C2 C3 जो यहाँ पे यूज हुआ है वो क्या है, जो x1 x2 x3 ये सारा का सारा है ये क्या है, ये आपका डिसीजन वेरिएबल है। C1 C2 आपका ये प्रॉफिट कोफिशिएंट है,
A11 A12 ये सारा का सारा आपको क्या है टेक्नोलॉजिकल कोफिशिएंट है। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। जो आपका जो छोटे छोटे जो PSUs हैं, आप ये अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, उसमें भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है दैट इज रिसोर्स वैल्यू। हम लोगों ने सारा देख लिया, C1 X1 X2 C1 C2 C3 A11 ये सारा हमने देख लिया। बचा क्या है आपका B1 B2 B3 एंड BM। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिसोर्स वैल्यू। तो वो जो है B1 B2 B3 अप टू BM ये बताता है आपका रिसोर्स वैल्यू को। दैट मीन्स B1 B2 B3 BM जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिसोर्सेज वैल्यू को यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई होप यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और आई जो है ये आपका 1 2 3 आप इसको देख सकते हैं। आई जो है आपका कहाँ तक गया है, आई जो है आपका M तक गया है, और J कहाँ तक गया है 1 2 3 अप टू N तक। आप देख सकते हैं यहाँ पे I क्या है आपका M तक गया हुआ है, और J जो है आपका N तक गया हुआ है। तो आई होप ये सारी चीज़ें जो LPP को आपका जो फॉर्मुलेशन होता है, अभी तक आपको ये तो नहीं पता कैसे फॉर्मुलेट करते हैं कंडीशन के हिसाब से, उसको भी हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। बट आपका LPP कैसे दिखता है, उसमें जो भी टर्म्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, ये आपको सारा यहाँ से समझ में आएगा। ये कंप्लीट आपका जो LPP है, कोई भी आपका LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपके सामने आएगा, तो उसको देख के आप सारी चीज़ों को ईजिली समझ पाएंगे कि कौन सा टर्म्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका मतलब क्या है, ठीक है। उन सारी चीज़ों को आप इजीली समझ पाएंगे। आई होप यहाँ तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट ओके, सो द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी। फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या है कि लेट अस सपोज कि आपका कोई 1 यूनिट है, उसका जो कॉस्ट है दैट इज ₹10। 1 यूनिट है, उसका जो कॉस्ट है दैट इज ₹10। एंड अगर x यूनिट हो गया तो ऑब्वियसली उसकी जो कॉस्ट हो जाएगी दैट इज ₹10x। दैट मीन्स सेम प्रोपोर्शन में उसकी जो कॉस्ट है क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज बेसिकली कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक दैट इज बेसिकली कॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लीनियर प्रोग्रामिंग की दैट इज बेसिकली व्हाट, कॉन्टिन्यूटी। तो जो कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है कि जैसा कि आपको पता है कि आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ से रिजल्ट्स आ सकता है दैट इज 2.5 मशीन, ठीक है, समझ में आ गया, लाइक 6.5 प्रोडक्ट, ठीक है। ये ऐसा रिजल्ट्स आ सकता है क्योंकि आपको पता है कि ये हम लोग क्या है बेसिकली यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, तो ऐसा रिजल्ट्स आ सकता है लाइक 2.5 मशीन 6.5 प्रोडक्ट। बट आपको भी पता है, या 6.5 इक्विपमेंट्स, बट आपको भी पता है कि यहाँ पे 2.5 या 6.5 का कोई मतलब नहीं है। देयर इज नो मीनिंग ऑफ 2.5 एंड 6.5। 2.5 मशीन एंड 6.5 प्रोडक्ट का मतलब कुछ नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे या तो 2 होगा या तो 3 होगा, या तो 2 मशीन होगा या तो 3 मशीन होगा। बट ये जो है ये क्या है आपका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, ठीक है, ये क्या है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है। ठीक है, बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन होने की वजह से, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन होने की वजह से आपका रिजल्ट ऐसा आ सकता है कि आपको पता है कि इन मैथमेटिक्स +2 का जो स्क्वायर है या +4 का जो स्क्वायर है क्या है 16 आता है, या -4 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा। इनका दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो इन मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों का मतलब क्या है, सेम है। -4 बोला या +4 बोला। बट साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि -4 जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, कोई भी क्वांटिटी माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि यहाँ पे क्या है मैथमेटिक्स में आप देखेंगे कि ऐसे रिजल्ट्स आ सकते हैं क्योंकि आप मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है ऐसी चीज़ें आ सकती हैं लाइक 2.5 मशीन 6.5 प्रोडक्ट, जबकि उसका कोई मतलब नहीं है। या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो 6 होगा या तो 7 होगा, ठीक है।
तो इसी को हम लोग बोलते हैं व्हाट, कॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, दैट मीन्स एडिटिविटी। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक एडिटिविटी भी है। एडिटिविटी मीन्स क्या कि लेट अस सपोज कहीं पे आप मल्टीपल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हर एक प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग अगर प्रॉफिट जो है P1 है, P2 है, P3 है, मल्टीपल प्रोडक्ट है, 3 प्रोडक्ट है, तीनों के करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट है P1 P2 P3 है, तो आप क्या है टोटल प्रॉफिट को आप ऐड कर सकते हैं, जो आपका ये हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है ये एडिटिविटी को फॉलो करता है। नेक्स्ट एडिटिविटी इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट आपका जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है ऑब्वियसली क्या होता है, लीनियर होता है। लीनियर मीन्स क्या है कि आपका जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल टू द पावर 1, दैट मीन्स क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। दैट मीन्स जो भी यहाँ पे आपके इक्वेशंस बनेंगे उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन में प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, उसका पावर जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। समझ में आ गया, जो भी वेरिएबल्स हैं उनके पावर में क्या होगा, 1 होगा। तो ये आपकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, दैट मीन्स व्हाट, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कैसे करेंगे, दैट इज विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चंस की हेल्प से हम लोग यहाँ पे क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे, और क्वेश्चंस आपके सामने हैं, यहाँ पे दिखा हुआ है, दैट मीन्स फॉर्मुलेट एलपीपी। एलपीपी को हमें यहाँ पे फॉर्मुलेट करना है। व्हेन अ पर्सन वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज डेली प्रॉफिट बाय मैन्युफैक्चरिंग 4 टाइप ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे 4 टाइप ऑफ प्रोडक्ट हैं, दैट मीन्स A, B, C and D, ओके, हुज मैन्युफैक्चरिंग टाइम इन मिनट्स एंड प्रॉफिट पर यूनिट एज गिवन बिलो। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग टाइम दिया हुआ हर एक का, मीन्स प्रोडक्ट A का मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 पे आपका जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम है दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो है प्रॉफिट है पर यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है। दैट मीन्स A का जो है 45 है, B का 60 है, C का 48 है एंड D का 59 है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एलपीपी फॉर्मुलेट करना है, जहाँ पे क्या है मैक्सिमाइज हिज डेली प्रॉफिट। जहाँ पे जो पर्सन है वो क्या करना चाहता है, अपने डेली प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो यहाँ पे 4 प्रोडक्ट हैं और हर एक प्रोडक्ट का इंडिविजुअल प्रॉफिट यहाँ पे क्या है दिया हुआ है। तो लेट अस सपोज कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है इसका जो है x1 यूनिट बन रहा है, इसका x2 यूनिट बन रहा है, इसका x3 यूनिट बन रहा है और इसका क्या है x4 यूनिट बन रहा है। तो जो हमारा फर्स्ट जो स्टेप होता है, जो हमारा पहला जो स्टेप होता है, तो हमारा जो पहला जो स्टेप होता है दैट इज टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। तो हमने पहला जो स्टेप है उसको हमने फॉलो किया, स्टेप 1, कि हर एक के करस्पॉन्डिंग जो यूनिट है उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, दैट इज x1, x2, x3 एंड x4। ओके, समझ में आ गया। तो हम लोगों ने पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट किया, हर एक प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे क्या है जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स है उसको हम लोगों ने यहाँ पे डिनोट कर दिया। नेक्स्ट आपको पता है कि जो भी आपने यहाँ पे डिनोट किया है, जो भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं ऑब्वियसली वो क्या होंगे, जो x1, x2, x3 जो भी होगा, x4, ये सारा का सारा क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, ये आपका सेकेंड स्टेप है। सेकेंड स्टेप आपने यहाँ पे लिख दिया, फर्स्ट स्टेप हर एक के करस्पॉन्डिंग आपने यूनिट यहाँ पे लोकेट किया, सेकेंड जो है जो भी यूनिट्स हैं उसको आपने बताया कि दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट अब आप यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे फाइंड आउट करोगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, सिंगल के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो प्रॉफिट है 45 है, x1 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा 45x1, इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा 60x2, इसके करस्पॉन्डिंग 48x3 एंड इसके करस्पॉन्डिंग 59x4। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा दैट मीन्स मैक्सिमाइजेशन। ऑब्वियसली आप प्रॉफिट है तो इसको आप मैक्सिमाइज करना चाहोगे, तो मैक्स जेड हो जाएगा जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, दैट इज व्हाट 45x1 प्लस 60x2 प्लस 48x3 प्लस
59x4। ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। तो ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या होगा, आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आपने राइट डाउन कर लिया। नेक्स्ट जो है, अब आपका जो अगला स्टेप है, अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें आप क्या है, जो कंस्ट्रेंट इक्वेशंस हैं उसको आप लिखोगे। जो चौथा स्टेप होगा, पहला स्टेप आपने लिख लिया, आपको पता भी लग गया कि पहले स्टेप में आपको क्या करना है। जो सेकेंड स्टेप है वो भी आपको समझ में आ गया। जो थर्ड स्टेप है उसमें आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। जो भी आपका यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है उसके करस्पॉन्डिंग आपने क्या है, फंक्शन डेवलप कर लिया, फंक्शन को आपने तैयार कर लिया। अब आपका आता है नेक्स्ट एंड लास्ट दैट इज सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। अब आप क्या लिखेंगे, कंस्ट्रेंट इक्वेशंस लिखेंगे। जो भी यहाँ पे डाटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप कंस्ट्रेंट इक्वेशंस लिखेंगे। तो यहाँ पे हर एक मशीन के करस्पॉन्डिंग क्या है, जो आपका मिनट्स है वो क्या है, कितने मिनट्स वो पर्टिकुलर मशीन पे काम हो सकता है यहाँ पे लिखा हुआ है। दैट मीन्स M1 के करस्पॉन्डिंग 560 मिनट है, M2 के करस्पॉन्डिंग 640 है, M3 के करस्पॉन्डिंग 620 है। क्योंकि यहाँ पे दिखा हुआ है कि 4 टाइप ऑफ प्रोडक्ट हुज मैन्युफैक्चरिंग टाइम इन मिनट्स एंड प्रॉफिट आर गिवन बिलो, कि मैन्युफैक्चरिंग टाइम कितना हो सकता है वो दिया हुआ है। ठीक है, दैट इज बेसिकली व्हाट, कंस्ट्रेंट। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंस्ट्रेंट इक्वेशन डेवलप करेंगे। दैट मीन्स इस फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट अंडर द कंडीशंस, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो किस कंडीशन में ऑप्टिमाइज करना है, दैट इज 4x1। दैट मीन्स आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग टाइम ए प्रोडक्ट का M1 मशीन पे 4 है, तो x1 प्रोडक्ट का कितना हो जाएगा, 4x1। इस पे क्या हो जाएगा 3x2 प्लस इस पे 2x3 प्लस 2x4। अब क्या है, 560 मिनट होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल्स टू 560 या उससे कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट, 3x1 प्लस 5x2 प्लस 3x3 प्लस 2x4 लेस देन आर इक्वल्स टू 640। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 प्लस 3x4 लेस देन आर इक्वल्स टू व्हाट, 620। तो ये सारा स्टेप आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे जाके आपका जो LPP का जो फॉर्मूलेशन है, जो आपको फॉर्मुलेट करना है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है फॉर्मुलेट LPP, ये फिनिश होता है। दैट मीन्स आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख लिया एंड नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रेंट इक्वेशन, यहाँ पे आपने लिख लिया। ये आपका जाके कंप्लीट ये जो क्वेश्चंस हैं जो अभी हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं। दैट मीन्स सबसे पहले तो हमें LPP को फॉर्मुलेट करना है, तो ये जो प्रोसीजर है यहाँ पे जाके कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, जो कि हम लोग आगे भी देखेंगे कि इसको हम लोग ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, उसको भी हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो हमें अभी जो पहला स्टेप है दैट इज टू फॉर्मुलेट LPP विद अ गिवन कंस्ट्रेंट। ओके, विद अ गिवन कंस्ट्रेंट, ये हमें कैसे करना है ये आपको समझ में आ गया। उसमें आपको फंक्शंस कैसे डेवलप करना है, कंस्ट्रेंट इक्वेशंस को कैसे बनाना है, ये सारा आपको समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने है, आपके स्क्रीन पे है। दैट मीन्स अ फर्म प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट, दीज प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड ऑन 3 डिफरेंट मशीन, द टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट टू ईच ऑफ 3 प्रोडक्ट एंड डेली कैपेसिटी ऑफ 3 मशीन्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे जो टाइम रिक्वायर्ड है ये दिया हुआ है। ठीक है, मशीन है ये 1 2 3 3 मशीन है। ठीक है, और ये 3 प्रोडक्ट हैं यहाँ पे P1 P2 P3, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या टाइम लग रहा है ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो काम है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन डेली नंबर ऑफ यूनिट टू बी मैन्युफैक्चर ऑफ ईच प्रोडक्ट, द प्रॉफिट पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट होगा, या प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं। प्रॉफिट पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट 1 2 एंड 3 इज 4 3 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। हर एक यूनिट, ये जो प्रोडक्ट P1 है, ये जो P2 है, P3 है, इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका प्रॉफिट है
फॉर प्रोडक्ट होगा यहाँ पे, प्रोडक्ट 1 2 3 इज 4 3 and 6 रिस्पेक्टिवली। फॉर्मुलेट एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मॉडल दैट विल मैक्सिमाइज डेली प्रॉफिट। तो यहाँ पे भी क्या करना है आपको, डेली प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो आप देखिए कि हर एक प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग जो यूनिट प्रोडक्ट पे जो आपका प्रॉफिट है 4 रुपीज़ 3 रुपीज़ एंड 6 रुपीज़ है। तो आप यहाँ पे भी क्या मान लेंगे, x1 x2 एंड x3। ओके, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हो जाएगा उसको आप क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा जो मैक्स जेड, वो क्या हो जाएगा आपका 4x1 3x2 प्लस 6x3, क्योंकि आपका प्रॉफिट जो हो रहा है 4 3 एंड 6 हो रहा है। तो हर एक के करस्पॉन्डिंग जो आपने नंबर डिनोट किया दैट इज x1 x2 एंड x3, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। अब हमें क्या है, कंस्ट्रेंट इक्वेशंस लिखने हैं। तो यहाँ पे आप कंस्ट्रेंट इक्वेशंस लिखिए, वो क्या हो जाएगा आपका 2x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू कितना मिनट है, 440 मिनट। नेक्स्ट क्या है आपका 4x1, अब यहाँ पे इसका कुछ नहीं है, सीधे हो जाएगा आपका 3x3 लेस देन आर इक्वल्स टू 470। नेक्स्ट में क्या है x1, ये P1 और P2 का है, P3 का नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x1 प्लस 5x2 लेस देन आर इक्वल्स टू 430। तो ये आपका क्या हो गया, एलपीपी का फॉर्मुलेशन हो गया। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आपका कंडीशंस दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग आप कैसे क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करोगे, ये आपका तरीका है। ऐसे एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि आपका कंडीशन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो एलपीपी है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसको आपको फॉर्मुलेट करना होता है। ओके, तो ये तरीका है। आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उसी के हिसाब से आपकी प्रैक्टिस होगी और उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी दैट इज मेथड टू सॉल्व एलपीपी। तो यहाँ पे कितने मेथड्स हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मेथड्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड, सेकंड वन इज सिंप्लेक्स, थर्ड वन इज बिगेन, डुअल सिंप्लेक्स एंड टू फेज मेथड। तो ये 5 मेथड हैं आपके एलपीपी को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे 1 बाय 1 हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं दैट इज ग्राफिकल मेथड, जो हमारा फर्स्ट जिसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं और फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे सबसे पहले, दैट इज व्हाट, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड क्या होता है कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ग्राफिकल मेथड होगा इसके कुछ कंस्ट्रेंट हैं। ग्राफिकल मेथड से आपके लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ कंस्ट्रेंट हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होना चाहिए, जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होना चाहिए दैट शुड बी क्या होना चाहिए, जो वेरिएबल दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 2। यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होना चाहिए आप लेस देन आर इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। अगर आपका वेरिएबल ग्रेटर देन 2 हो गया तो वी कैन नॉट यूज दिस मेथड। दैट मीन्स अगर आपका वेरिएबल जो है नंबर ऑफ वेरिएबल एलपीपी में ग्रेटर देन 2 हो गया तो वी कैन नॉट यूज दिस ग्राफिकल मेथड। इफ लेस देन और इक्वल्स टू 2, वेरिएबल इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, in that case we can use graphical method, otherwise we cannot use graphical method। तो यहाँ पे एक कंडीशन है ग्राफिकल मेथड का कि आपके जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होने चाहिए दैट इज शुड बी मींस दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 2। ओके, तो चलिए हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस के बेस पे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस के हिसाब से फिर आपको जो ग्राफिकल मेथड एग्जैक्टली क्या है वो समझ में आएगा। बस आप ये ध्यान में रखिए कि ग्राफिकल मेथड से सिर्फ और सिर्फ आप वही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जहाँ पे आपके जो वेरिएबल हैं वो क्या हैं, 2 या 2 से कम है।
ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर आप वेरिएबल्स की बात करिए तो आपके क्या है, x1 x2 सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 वेरिएबल्स। दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स क्या हैं, 2 हैं। तो हम लोग क्या है, यहाँ पे ग्राफिकल मेथड को यूज कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड हम लोग यहाँ पे क्या है, यूज कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या है, अब हम लोग क्या है, ग्राफिकल मेथड आपको जैसा नाम से समझ में आ रहा हो कि हमें क्या है, यहाँ पे कर्व ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या है, बेसिकली कर्व ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पे कर्व ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। हमने क्या कर लिया, एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया गया। दैट मीन्स x1 और x2 ये दोनों एक्सिस को हमने ड्रॉ कर लिया। ये आपके सामने, जैसा कि मैंने बताया कि कर्व मीन्स ग्राफिकल का सिंपल सा मतलब है कि आपको क्या है, कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कर्व के लिए आपको एक्सिस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल्स 2 है, इसका मतलब आपका जो कर्व बनेगा 2D बनेगा। और ये कंडीशन भी है ग्राफिकल मेथड का कि आपका वेरिएबल 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 या 2 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपके कंस्ट्रेंट इक्वेशंस हैं, जो आपके कंस्ट्रेंट इक्वेशंस हैं उसको इस कर्व पे हम लोग प्लॉट करेंगे, उसको इस कर्व पे प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट करना सिंपल है, आपको पता है कि कोई भी कर्व है मीन्स 2 डायमेंशनल आपका लीनियर इक्वेशन है, तो उसको हम लोग कैसे कर्व पे प्लॉट करते हैं, ये आपका बहुत ही इजी है, आप काफ़ी पहले से करते हुए आ रहे हैं, तो इतना इसमें कोई टफ टास्क नहीं है। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पे x1 और यहाँ पे x2 लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x1 को 0 प्लेस करते हैं। जैसे हम लोग x1 को 0 प्लेस करेंगे, x2 की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 90, और x2 को पहले फिर हम लोग क्या सेकंड केस में x2 को 0 प्लेस करते हैं, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 45। तो जो आपका पहला है जो बन के आ रहा है, आपको कोई भी लाइन प्लॉट करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए, दोनों पॉइंट्स आपको मिल गए। फर्स्ट वन इज 0,90 एंड सेकेंड वन इज 45,0। ये 2 पॉइंट्स मिल गया। अब ये दोनों पॉइंट्स को आपको यहाँ पे प्लॉट करना है। पहले हम लोग सबका लिख लेते हैं हर एक लाइन के अकॉर्डिंग, फिर हम लोग एक साथ ही प्लॉट करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, जो सेकेंड के लिए आप देखिए, सेकेंड के लिए हम लोग सेम करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या है, x1 और x2 लिखेंगे। इसके बाद से हम लोग इसमें भी क्या है, x1 को 0 प्लेस करेंगे, x2 हमारा आ जाएगा x2 = 40। नेक्स्ट हम लोग क्या है, x2 को 0 प्लेस करेंगे, x1 आ जाएगा दैट इज 80। ओके, नेक्स्ट थर्ड के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जो आपका थर्ड हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए x1 एंड x2, x1 = 0 प्लेस करेंगे, x2 50 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट केस में आप x2 को 0 प्लेस करेंगे, x1 क्या हो जाएगा, 50 आ जाएगा। तो आपको 2 पॉइंट्स दिख रहे होंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है उसको मैंने रेड से दिखाया है, जो सेकेंड पॉइंट है उसको मैंने ब्लू से दिखाया है, आपके सामने है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो 80 तक गया हुआ है पॉइंट्स, तो आपको 80 तक प्लॉट करने के लिए यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड कर रखा है। तो इसको आप लिख सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। सिमिलरली आप इसको भी यहाँ पे भी डिनोट कर सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 है 90। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे कर्व ड्रॉ करने वाले हैं आपके सामने। तो नेक्स्ट हम लोग सबसे पहला जो आपका कर्व है इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इस कर्व पे। तो आपका 0,90 फर्स्ट है, आप 0,90 एंड सेकेंड जो पॉइंट है आपका पहला पॉइंट ये है एंड सेकेंड पॉइंट है 45,0। तो ये आपका 45 बीच में कहीं आएगा। तो अब हम लोग क्या है, इन दोनों को हम लोग मैच कराएंगे, तो आपका एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा जो कि आपका डिनोट करेगा दैट इज व्हाट, ये आपका जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको 2x1 + x2 = what 90। ओके,
अब अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो यहाँ पे मैं आपको एक रीजन डिनोट कर रहा हूँ येलो से। अब ये जो है रीजन, ये आपका जो कर्व है, ये जो कर्व बना है ये क्या है, दिखा रहा है कि ये जो है दैट शुड बी लेस देन आर इक्वल्स टू 90। इसकी वैल्यू जो है हर एक x1 x2 के लिए क्या होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल्स टू 90 होना चाहिए। तो ये जो रीजन आएगा वो क्या रीजन आएगा, आपका ये पूरा रीजन आएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके पहले का रीजन आएगा, ठीक है, इसके पहले का। अब आपका इसके साथ में एक और यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे एक और है, इसको भी मैं लाइट कलर से दिखा रहा हूँ। x1 और x2 दोनों क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x1 भी 0 होना चाहिए और x2 भी 0 होना चाहिए। आप खुद देख के समझ जाएंगे कौन सा रीजन आपके लिए फिजिबल होगा। ये जो करने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, x1 0 ऊपर हो गया, x2 भी आपका होना चाहिए, x2 भी आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू होना चाहिए। ये सारा रीजन आपका हो जाएगा, ये सारा। ये पूरा आपका हो गया, x1 इक्वल ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन 0, तो ये पूरा हो गया। इस कंडीशन में आपने ये जो आप देख सकते हैं, जो येलो वाला जो एरिया है वो आप देख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे येलो से डिनोट किया है। आप देख सकते हैं कि इन दोनों, ये जो तीन कंस्ट्रेंट हैं, इन तीनों को मिला के मीन्स ये और ये कंस्ट्रेंट मिला के आपका ये जो पूरा एरिया है ये बनकर तैयार हो गया। मीन्स आपके लिए जो फिजिबल रीजन है यहाँ पे आपका क्या है, ये पूरा हो गया। आप देख सकते हैं जहाँ पे आपका जो ग्रीन वाला लाइन है और जो येलो वाला एरिया है उसको मैंने दिखाया है, वो वाला रीजन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट है, ये यहाँ पे क्या है 0,40, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0,40 यहाँ पे आएगा, एंड 80,0 यहाँ पे आएगा। तो इन दोनों को मिलाते हुए एक हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ किया है, ये जो लाइन हो जाएगा इसका जो इक्वेशन हो जाएगा ये आपके सामने है, दैट इज x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू व्हाट 80। तो अब आपका जो नेक्स्ट जो हो जाएगा, जो नेक्स्ट हो जाएगा एरिया, यहाँ पे मैं उसको थोड़े अलग कलर्स दिखा रहा हूँ, कंप्लीट ग्रीन से दिखा रहा हूँ। ये जो हो जाएगा इसके नीचे का हो जाएगा, क्योंकि ये भी लेस देन है तो इसके नीचे का हो जाएगा। आप देख सकते हैं, आप यहाँ से आपको समझ में आएगा। अब ये जो एरिया है आप देख रहे हैं तीनों के तीनों क्या हैं, अब आपका एरिया जो है और कन्फाइंड हो गया। तो ये जो पूरा एरिया है इसमें आपका तीनों का जो तीनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग एरिया देखते हैं, जो नेक्स्ट कंडीशन है उसको भी हम लोग यहाँ पे प्लॉट करते हैं। जो नेक्स्ट है दैट इज x1 प्लस x2 लेस देन आर इक्वल टू 50। तो 0,50 एक तो हो गया आपका 0,50 यहाँ पे आएगा, जो दूसरा आएगा 0,50 यहाँ पे आएगा। तो इन दोनों को हम लोग मैच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं यहाँ पे। तो आप देखिए ये जो लाइन है, रेड वाला लाइन है आपके सामने यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जो कंडीशन जो सेटिस्फाई होने वाला है, यहाँ पे जो कंडीशन सेटिस्फाई होगा आप देख सकते हैं कि इसके नीचे होना चाहिए, तो इसको मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ। इसके लिए जो कंडीशन होना चाहिए आप देख सकते हैं ये पूरा होना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ से ये जो सारे जो कंडीशन है, जो कंस्ट्रेंट हैं, इसको मैं अगर आपको ध्यान से दिखाऊं तो आपको ये दिख जाएगा कि ये कॉमन एरिया आ रहा है, वो कॉमन एरिया ये है। मैं इसको और डार्क से दिखा रहा हूँ। अब ये जो सारी जो लाइंस हैं आप देख सकते हैं आपके सामने हैं। अब मैं इसको डार्क से दिखा रहा हूँ। अब जो आपका कॉमन रीजन आप देख सकते हैं, अब ये आपका जो लाइन है हो सकता है आपको ना दिखे, जो रेड ग्रीन जो मैंने जो कंस्ट्रेंट की लाइन मैंने ड्रॉ किया है, बट आपको मैं यहाँ पे कॉमन एरिया दिखाऊंगा। तो ये हो जाएगा आपका
आप देख सकते हैं ये आपका कंप्लीट कॉमन एरिया हो जाएगा। ठीक है, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपका कंप्लीट कॉमन एरिया हो जाएगा, जहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं ओ है, ये है आपका ए, ये है बी, ये है आपका सी एंड दिस वन इज डी। ये 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये आपने अभी क्या कर लिया, कॉमन एरिया यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा कि हमने जो भी कांस्टेंट इक्वेशंस था उसको हमने क्या कर लिया, ग्राफ पे प्लॉट कर लिया। उसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने उस कर्व को, इस कंडीशन के हिसाब से हमने क्या कर लिया, एक कॉमन रीजन जो सबके लिए बेनिफिशियल है वो रीजन हमने यहाँ पे डेवलप कर लिया। तो यहाँ तक हमारा जो स्टेप था वो फुलफिल हो गया। अब हमें क्या करना है, जो यहाँ पे आपके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स हैं लाइक ए बी सी डी ओ, ये जो सारे के सारे जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एक तो आपका कॉर्नर पॉइंट है दैट इज ओ, इसका जो वैल्यू है दैट इज 0,0। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका जो कॉर्नर पॉइंट है ए, इसको फाइंड आउट करना है, बी इसको फाइंड आउट करना है, सी इसको फाइंड आउट करना है एंड डी इसको फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका ग्राफिकल मेथड है, ठीक है, ग्राफिकल मेथड में जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं वही आपके ऑप्टिमम सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी में से एक जो है आपका क्या है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, समझ में आ गया। तो ऑब्वियसली हमारे क्या है, ये सारे के सारे सॉल्यूशंस हैं। अब इसमें से जो ऑप्टिमम होगा वो ये सारे के सारे क्या हैं, सॉल्यूशंस हैं। लाइक ओ, ये ए पॉइंट्स, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, समझ में आ गया। अब इसमें क्या है, अब ये जो कॉर्नर पॉइंट हैं, अब ये जो फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं यही आपके ऑप्टिमम सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं इनकी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। दैट मीन्स उसके करस्पॉन्डिंग x1 और x2 को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। x1 x2 फाइंड आउट करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें हम लोग उसकी वैल्यू प्लेस करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि किसके करस्पॉन्डिंग जो मैक्स जेड है वो सबसे ज़्यादा है, वही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ए बी सी डी उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो जो अगर आप ए को देखेंगे तो ए क्या हो जाएगा आपका 0,40, बी क्या हो जाएगा, बी को आप फाइंड आउट करने के लिए ये जो कर्व है और ये जो कर्व है, ठीक है, ये जो थर्ड कर्व था आपका, इसको भी मैं लिख देता हूँ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 50। दैट मीन्स x1 प्लस x2 इक्वल टू 50 और दूसरा जो कर्व है x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 80, उसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो ए बी पॉइंट है उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो जो बी है दैट विल कम्स आउट टू बी 20,30। आप सॉल्व कर लेना, इतना टफ नहीं है सॉल्व करना। नेक्स्ट जो है सी, जो है सी किसका किसका कट है, 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 90 एंड दिस वन इज x1 प्लस x2 इक्वल टू 50। इन दोनों का कट है तो यहाँ से जो c की जो वैल्यू आ जाएगी, c विल कम्स आउट टू बी 40,10 एंड d आपको पता है d इज बेसिकली व्हाट 45,0। तो a आपका जो सारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं यहाँ पे आपने दिखा लिया, सारे जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं आपके सामने आ गए। अब एक बार आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स आ गए तो हर एक कॉर्नर पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग आप z कैलकुलेट कर लीजिए। तो z 0 0, z 0,40, z 20,30, नेक्स्ट है z 40,10, and last one is z what 45,0। तो हर एक के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। z इसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0,0। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैक्स z करस्पॉन्डिंग टू व्हाट 0,40।
तो मैक्स जेड करस्पॉन्डिंग टू 0,40 क्या हो जाएगा, आप देखिए जो मैक्स जेड है करस्पॉन्डिंग टू 0,40 वो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 800, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये आ जाएगा कितना 800। ओके, नेक्स्ट जेड करस्पॉन्डिंग टू 20,30 ये कितना हो जाएगा, आप इसमें आप वैल्यू प्लेस करके देख सकते हैं। इसमें जब आप वैल्यू प्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 20,30 के करस्पॉन्डिंग 1200। नेक्स्ट है आपका जेड 40,10, तो 40 और 10 यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1200 प्लस 200, दिस विल कम्स आउट टू बी व्हाट 1400। नेक्स्ट 45,0 प्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका ₹1350। ओके, तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा। तो और यहाँ तक आप देख सकते हैं। अब अगर आप देखें यहाँ पे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो है करस्पॉन्डिंग टू व्हाट जेड 40,10 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है दैट इज हाईएस्ट एंड दैट इज बेसिकली ₹1400। तो वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसी को मैं यहाँ पे फॉर्मुलेट किया हूँ, अगर आप देखेंगे तो इसी स्टेप को मैंने लिखा है कि टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल सोल्यूशन। जो पहला प्रोसीजर है दैट इज दी कॉर्नर पॉइंट मेथड। कॉर्नर पॉइंट मेथड वही है जो आपका, जो मैंने आपको बताया कि जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल कहाँ पे होता है, जो आपका फिजिबल रीजन होता है उसके कॉर्नर पॉइंट्स पे होता है आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो आप क्या है कॉर्नर पॉइंट्स को कैलकुलेट करोगे तो ऑब्वियसली जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स थे, मैंने आपको बताया कि ये सारे के सारे क्या थे आपके कॉर्नर पॉइंट्स थे। तो ये सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे आपने वैल्यू कैलकुलेट किया। तो जो पहले वाला था आपका आया था कितना आया था 0 आया था। जो दूसरा वाला था इस पे आया था ₹800। जो थर्ड था इस पे आया था आपका ₹1200। इस पे आया था ₹1400 एंड इस पे आया था ₹1350। आप देख सकते हैं यही आया था आपका पूरा का पूरा। अब इस पे आपने देखा था, यही मैं आपको एक्सप्लेन किया अभी कि इसमें जो सबसे ज़्यादा है दैट इज व्हाट 1400। तो यही आपका क्या हो जाएगा ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ पे जो रिजल्ट्स हो जाएगा x1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40 और x2 आ जाएगा आपका क्या 10। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप जो आपका ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं और जो आप उसमें ग्राफिकल मेथड में जो फर्स्ट मेथड है दैट इज कॉर्नर पॉइंट मेथड, उससे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और जो आपका जेड मैक्स होगा, क्या आप बोल सकते हैं मैक्स जेड, दिस इज बेसिकली ₹1400। दैट मीन्स जो आपका प्रॉफिट होगा मैक्सिमम प्रॉफिट दैट इज ₹1400। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं दैट इज व्हाट, जो कि शॉर्टकट है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप मेथड। तो स्लोप मेथड में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और जो आपके कांस्टेंट इक्वेशंस हैं उन सब का हम लोग स्लोप कैलकुलेट करते हैं। स्लोप कैलकुलेट करने का मतलब क्या है कि आपको पता है कि अगर आपके पास इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इक्वस टू, चलो c लिख लो, ax प्लस बी वाई इक्वस टू सी। तो यहाँ से आपका जो y आ जाएगा इसको y के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कितना जाएगा -a/bx प्लस सी। ये आप इसको कन्वर्ट करेंगे मीन्स कंपेयर करेंगे y इक्वस टू mx प्लस सी से, इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो स्लोप आ जाएगा दैट इज -a/b। आप कैसे इजीली आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वैसे ही आपका ये है, ये जो सारे इक्वेशंस हैं यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे दैट मीन्स अगर मैं स्लोप की बात करूँ तो स्लोप क्या है, सबसे पहले x का कोफिशिएंट आएगा डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट माइनस के फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इसका स्लोप की बात करूँ तो x का कोफिशिएंट 30/20 है, 30x1 प्लस 20x2 है। तो ये यहाँ पे अगर आप स्लोप
फाइंड आउट करेंगे, स्लोप कैलकुलेट करेंगे, तो माइनस ऑफ स्लोप ऑफ मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x1 30 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x2 दैट इज 20। तो यहाँ से कितना जाएगा 3/2 माइनस 1.5। अब इसका आप स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो स्लोप आ जाएगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x1 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x2 दैट इज 1, ये आ जाएगा आपका -2। इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x1 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x2 दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा -0.5। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका आप देख रहे हैं सिंपली क्या हो जाएगा -1। तो अब यहाँ पे आपको पता है कि अगर आप नंबर सिस्टम प्लॉट करें तो यहाँ पे आपका 0 होता है, यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे आपका -2 आ जाएगा। तो अगर आप स्लोप को देखें, ये जो आपके स्लोप हैं, आपका जो स्लोप है, जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका स्लोप कहीं यहाँ पे आ रहा है, दैट मीन्स 1.5, ठीक है। इसका ये आपका -1 है, ये -2 है। ये जो इक्वेशन है, जो सेकेंड वाला कंस्टेंट इक्वेशन है, इसका स्लोप यहाँ पे आ रहा है, दैट इज व्हाट 0.5 माइनस में। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखिए तो इनका जो कंस्ट्रेंट जो इक्वेशन है, ये जो कंस्ट्रेंट इक्वेशन है, इसका जो स्लोप है वो किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, दैट मीन्स ये जो दोनों इक्वेशन है, एक तो ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, इन दोनों के बीच में इसका स्लोप लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए अगर शॉर्टकट की मैं बात बता रहा हूँ, आप सिंपली अगर आप कर्व नहीं ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है, बट इसके भी कुछ लिमिटेशन हैं, लिमिटेशन बताऊंगा। तो सिंपली आपके पास एक क्वेश्चन आए, क्वेश्चन से आप सबका स्लोप फाइंड आउट करिए। स्लोप फाइंड आउट करने के बाद क्या है, आप देखिए कि जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका स्लोप किन दो कंस्ट्रेंट इक्वेशंस के बीच में है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन दोनों कंस्ट्रेंट इक्वेशंस का जो स्लोप है, इसके बीच में आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन का स्लोप है। तो इसका जो ऑप्टिमम जो सोल्यूशन होगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन जो हो जाएगा, दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू पॉइंट, दीज टू लाइंस। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो दोनों लाइंस हैं, ये जो दोनों लाइंस हैं, इनका इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर लीजिए। इन दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो आपका 40,10 है, अगर आप पीछे जाएं 40,10 जो है, दैट मीन्स सी, जो आपका ये सी पॉइंट्स है, आप देख सकते हैं सी पॉइंट जो है क्या है 2x1 + x2 = 90 पहला, और जो दूसरा है दैट इज x1 + x2 = 50। इन दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन है, आप देख सकते हैं। यही आपका फाइनल सोल्यूशन है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है। तो अगर मैं यहाँ पे लिमिटेशंस की बात करूँ तो लिमिटेशंस ये है कि बोथ द कंस्ट्रेंट इक्वेशन, जिसके हम लोग यहाँ पे इंटरसेक्शन जिनका हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो जो दोनों कंस्ट्रेंट इक्वेशन हैं, दोज इक्वेशन मस्ट बी अ पार्ट ऑफ फिजिबल रीजन। उन इक्वेशंस को जो आपका फिजिबल रीजन जो मैंने आपको दिखाया है उसका पार्ट होना चाहिए। अगर उसमें से कोई सा भी इक्वेशन अगर फिजिबल रीजन का पार्ट नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दैट मीन्स जो आपने कैलकुलेशन किया है वो सही नहीं होगा। तो ये आपका अगर कई बार ये होता है ना कि आप एग्जाम में हो, बहुत कम टाइम है, आप जो है कर्व ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, तो एक रिस्क ले सकते हो इस, ओके। या आपको आंसर चेक करना है, आपने कर्व ड्रॉ कर लिया, अब आपको हर एक पॉइंट्स का आपको क्या है कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना, हर एक पॉइंट का इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है उसकी वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना। दैट मीन्स जैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया, बी को भी कैलकुलेट किया, सी को भी कैलकुलेट किया, तो आपको अगर लग गया, ठीक है, तो इस कैलकुलेशन के इसकी हेल्प से आप देख सकते हो कि वो क्या है, फिजिबल रीजन में है, तो आप इजीली क्या है सीधे उस पर्टिकुलर पॉइंट का जो आपको चाहिए उसका क्या है, आप इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करके आप क्वेश्चंस को कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। सारे पॉइंट, सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स का आपको
जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसकी वैल्यू, उसका लोकेशन आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये बेनिफिट है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या है, शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। ठीक है, बट ऑब्वियसली हर एक शॉर्टकट का कुछ लिमिटेशंस होता है, तो वही लिमिटेशंस मैंने यहाँ पे लिखा है आपके सामने। लिमिटेशंस क्या होना चाहिए है यहाँ पे कि बोथ द कांस्टेंट इक्वेशन मस्ट बी अ पार्ट ऑफ फिजिबल रीजन, ये इसका लिमिटेशन है इस शॉर्टकट का। तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। दैट इज बेसिकली व्हाट, बाइंडिंग एंड अनबाइंडिंग कंस्ट्रेंट। बाइंडिंग एंड अनबाइंडिंग कंस्ट्रेंट। तो बाइंडिंग एंड अनबाइंडिंग कंस्ट्रेंट क्या होता है? तो बाइंडिंग एंड अनबाइंडिंग कंस्ट्रेंट क्या होता है कि जो आपका that is basically binding constraint are those which left hand side and right hand side are equals after entering optimal solution in constraint equation। अगर आप constraint equation में optimal solution को इंटर कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होता है, इन दैट केस आप क्या बोलेंगे, अनबाइंडिंग कंस्ट्रेंट। अगर इक्वल है, आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन प्लेस करने के बाद, ऑप्टिमल सोल्यूशन आपका कंस्ट्रेंट इक्वेशन में प्लेस करने के बाद अगर वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाते हैं, इन दैट केस आपका वो जो कंस्ट्रेंट है दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग कंस्ट्रेंट। एंड इन दैट केस जहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, कंस्ट्रेंट जो भी कंस्ट्रेंट है उसमें आप ऑप्टिमल सोल्यूशन प्लेस कर रहे हो, तो इन दैट केस दैट इज कॉल्ड बेसिकली व्हाट, अनबाइंडिंग कंस्ट्रेंट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनबाइंडिंग कंस्ट्रेंट। जैसा कि अगर आप हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल जो हम लोगों ने देखा है उसी पे अगर हम लोग पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन देखें, उसी का एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ लें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपका फाइनल जो सोल्यूशन आया था दैट इज 40,10। आई होप यही आया था आपका 40,10। ठीक है, तो 40,10 को आप सारे इक्वेशंस में आप प्लेस करिए यहाँ पे। 40,10 को अगर आप इसमें प्लेस करेंगे दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट इज 90 इक्वल्स टू 90। इसमें प्लेस करेंगे 40,10, तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड आएगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 20 60, एंड राइट हैंड साइड आपका क्या है 80। तो यहाँ पे क्या है आपका, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये आपका क्या हो जाएगा, बाइंडिंग कंस्ट्रेंट। ये क्या होगा, अनबाइंडिंग कंस्ट्रेंट। थर्ड को देख लेते हैं, इसमें आप प्लेस करेंगे 40,10, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड, दैट इज व्हाट 50 इक्वल्स टू 50। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाइंडिंग कंस्ट्रेंट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो आपका फर्स्ट एंड थर्ड है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, आपके बाइंडिंग कंस्ट्रेंट। और ये जो है आपका जो सेकंड है ये क्या है, अनबाइंडिंग कंस्ट्रेंट। तो ये होता है आपका बाइंडिंग एंड अनबाइंडिंग कंस्ट्रेंट। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये सिंपल सा डेफिनेशन था और विद एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपके सामने इसको रिप्रेजेंट किया है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा सोल्यूशन है, मीन्स क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप जो भी जितना भी अभी डेफिनेशन आपके लिए रिक्वायर्ड था, जो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए आपका जो पहला मेथड था ग्राफिकल मेथड, उसको हम लोग यहाँ पे फिनिश किए हैं और उसके लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड था सारा मैंने यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन किया है। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस के बाद ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे जो कंडीशन होता है आपका ग्राफिकल मेथड में, दैट इज वेरिएबल शुड बी लेस देन आर इक्वल्स टू 2, तो वो तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले ऑब्वियसली आपको क्या है, एक्सिस प्लॉट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे प्लॉट कर रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक्स और वाई एक्सिस प्लॉट कर रखा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो होगा x1 और x2 होगा वो,
तो ये हो जाएगा आपका x1 और ये हो जाएगा आपका x2। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे हम लोग क्या है, हर एक के करस्पॉन्डिंग हम लोग पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑब्वियसली लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होगा। x1 x2 x1 x2 x1 एंड x2। तो फर्स्ट के केस में आप प्लेस करेंगे x1 को 0, तो जो आपका x2 आ जाएगा दैट विल कम्स आउट टू बी 40 डिवाइडेड बाई 3। नेक्स्ट x2 को 0 प्लेस करेंगे, x1 आ जाएगा आपका 40 डिवाइड बाई 3। नेक्स्ट केस में सेकेंड में आप x1 को 0 प्लेस करेंगे तो x2 आ जाएगा आपका 40, से x2 को 0 प्लेस करेंगे तो जो आपका x1 आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 3। एंड ये आपके पॉइंट्स हो गए, आप देख सकते हैं ये आपके पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हो गया आपका x1, इसमें 0 प्लेस करेंगे तो x2 आ जाएगा आपका 44 डिवाइडेड बाई 5, सॉरी x1 0 प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 44 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 5, 44 डिवाइडेड बाई 5। x2 को 0 प्लेस करेंगे तो जो आपका x1 आ जाएगा दैट इज 22। तो आप देख सकते हैं, आई होप कोई भी डाउट नहीं आया किसी को। तो चलिए, ये क्या है आपका मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं। तो ये सारा का सारा क्या है, ग्रेटर देन के फॉर्म में है। तो हम लोग यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं लाइन को। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसके का अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू है x और y एक्सिस को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो डिवीजन है दैट इज दिस इज 10, 20, 30 एंड 40। ओके, नेक्स्ट हम लोग इसको भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 10, 20, 30 एंड 40। तो फर्स्ट लाइन को ड्रॉ करेंगे। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ईजी है ड्रॉ करना। मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं, इसको आप इजीली प्लॉट करके 2 लाइन को आप मिला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ड्रॉ कर रहा हूँ। जो आपका फर्स्ट हो जाएगा दैट इज व्हाट, ये वाली लाइन हो जाएगी और इसके करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन हो जाएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज 3x1 प्लस 3x2 इक्वल्स टू व्हाट 40। ओके, एंड ऑब्वियसली अगर यहाँ पे भी मैं इसको ड्रॉ करूँ, हाईलाइट करूँ, तो ये हो जाएगा आपका ये वाला एरिया शुड बी ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन वाला एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके ऊपर सारा। और सिमिलरली अगर आप देखेंगे, सिमिलरली अगर आप x ग्रेटर देन x1 और x2 दोनों ग्रेटर देन है तो इसके करस्पॉन्डिंग का जो एरिया हो जाएगा ये भी ये हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एरिया हो जाएगा। उसी हिसाब से हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा हो जाएगा इसके लिए। तो पहला लाइन हमारा ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट लाइन हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं जो आपका सेकंड इक्वेशन है। जो सेकंड इक्वेशन है उसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो सेकंड इक्वेशन है वो ड्रॉ हो जाएगा दैट इज व्हाट, ये हो जाएगा आपका 3x1 प्लस x2 इक्वल्स टू व्हाट 40। नेक्स्ट जो थर्ड इक्वेशन है, लाइन है, थर्ड लाइन है, उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो जो आपका थर्ड लाइन है यहाँ पे आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 2x1 प्लस 5x2 इक्वल्स टू 44। और इसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका जो सेकेंड वाला लाइन है दैट इज 3x1 प्लस x2 दैट इज ग्रेटर देन 40। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एरिया हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, आप देख सकते हैं ये वाला पूरा एरिया हो जाएगा।
ओके। एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपका, आप देख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो लास्ट वाला लाइन है, दैट इज थर्ड लाइन, 2x1 + 5x2 = 44, दैट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 44 है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ये वाला पूरा रीजन आ जाएगा। तो आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका रीजन बन के आ रहा है, यहाँ पे जो आपका रीजन बन के आएगा, आप देख सकते हैं जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रीजन होगा, ठीक है, ये आपका रीजन होगा। तो ऑब्वियसली इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स हो जाएंगे, दैट इज दिस इज O, ये हो जाएगा आपका A, ठीक है, ये हो जाएगा आपका B, ये हो जाएगा आपका C। ओके, तो अब ये तीनों पॉइंट्स आपको इजीली पता है, ये वाला पॉइंट्स तो इजी है, देख सकते हो आप, ये आ जाएगा आपका 0,40। C वाला भी पॉइंट्स पता है आपको, C वाला पॉइंट्स जो है आपका ये 2x1 + 5x2, 2x1 + 5x2 ये वाला है, तो ऑब्वियसली ये वाला हो जाएगा आपका 22,0, तो C का भी पता है आपका 22,0, A का भी पता है आपका 0,40। आपको कैलकुलेट क्या करना है, B का जो पॉइंट है इसको कैलकुलेट करना है। तो B को कैलकुलेट करने के लिए ऑब्वियसली आप क्या करोगे, ये जो लाइन है दैट मीन्स 3x1 + x2 = 40, एंड ये जो लाइन है दैट इज 2x1 + 5x2 = 44, इन दोनों को आप सॉल्व करोगे, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी B की, दैट इज व्हाट 12,4। आप सॉल्व कर लेना, यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी 12,4, तो आपको कॉर्नर पॉइंट्स मिल गया, और ये जो क्या है आपका मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो ऑब्वियसली ये जो पूरा रीजन है इसमें ये जो पॉइंट्स है ये क्या है, मिनिमाइजेशन की लिमिटिंग कंडीशन को शो कर रहा है, इसके आगे जाएंगे तो क्या है वो मैक्सिमम ही होता जाएगा। तो आपको आगे नहीं जाना है, आपको क्या है ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो लाइन है, ये जो बाउंड्री है, इसके कॉर्नर पॉइंट्स पे ही आपको क्या है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और जिसके करस्पॉन्डिंग आपका Z मिनिमम होगा वही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं Z की वैल्यू एट 0,40, Z की वैल्यू एट व्हाट 12,4, एंड Z की वैल्यू एट 22,0। इन तीनों पे आप Z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो जो आपका मिनिमम आएगा आप बाकी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, जो मिनिमम आएगा दैट इज करस्पॉन्डिंग टू 12,4। तो 12,4 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी दैट इज मिनिमम विच इज 88। जो 0,40 के करस्पॉन्डिंग आएगा दैट इज व्हाट 160। 22,0 के करस्पॉन्डिंग जो आएगा दैट इज 132। जो आपका ऑप्टिमल जो सोल्यूशन हो जाएगा दैट इज फॉर व्हाट 12,4 के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप यहाँ पे आपको डाउट नहीं आएगा। यही अगर केस कई लोग सोच रहे होंगे कि यही केस अगर आपका मैक्सिमाइजेशन का होगा तब क्या होगा, तो उसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। अगर यही केस आपका मैक्सिमाइजेशन का होता है और यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू आता है तो उस केस में क्या होगा उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, वो भी केस आ सकता है तो उसको भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज 88 हो जाएगा। जो मिनिमम वैल्यू ऑफ Z होगा दैट इज व्हाट 88। आई होप यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं आया होगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सारा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। आप देख सकते हैं रीजन जो आपका फिजिबल रीजन है उस रीजन में आपका जो सारे लाइंस
जिसको मैंने ड्रॉ किया था फिजिबल रीजन के लिए, वो सारा अवेलेबल है, आप इजीली देख सकते हैं। जो फिजिबल रीजन नहीं है ऑब्वियसली उसमें कुछ लाइंस नहीं होंगी, आप देख सकते हैं ये जो रीजन है इसमें कुछ लाइंस नहीं है, ये जो रीजन है ये रीजन है, ये रीजन है, इसमें कुछ ना कुछ लाइंस नहीं है, इसलिए क्या है वो फिजिबल रीजन नहीं है। उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमने कांस्टेंट इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग जो भी हमने यहाँ पे प्लॉट किया है वो सारा का सारा आपके सामने है। तो आई होप इसका सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन, यहाँ पे आपके सामने है स्क्रीन पे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको फॉर्मुलेट करना है, एलपीपी आपको फॉर्मुलेट करना है, एंड देन आफ्टर आपको क्या है वीकली जो प्रॉफिट है उसको आपको मैक्सिमाइज करना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको जो एलपीपी फॉर्मुलेशन है वो आप इजीली समझ गए होंगे, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं आएगा। प्रोडक्ट है आपका ए बी, तो इसके करस्पॉन्डिंग लेटर सपोज जो प्रोडक्ट है x1 है, इसके करस्पॉन्डिंग x2 है। तो जो आपका मैक्स जेड ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट है तो उसको आपको मैक्सिमाइज करना है। तो जो मैक्स जेड हो जाएगा दैट इज व्हाट 60x1 प्लस 70x2। नेक्स्ट सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगा आपका 10x1 प्लस 7.5x2 लेस देन आर इक्वल्स टू 75। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 6x1 प्लस 9x2 लेस देन आर इक्वल्स टू 54। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 5x1 प्लस 13x2 लेस देन आर इक्वल्स टू व्हाट 65। ओके, तो ये आपका जो एलपीपी फॉर्मुलेशन है ये कंप्लीट हुआ। एलपीपी फॉर्मुलेशन यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा अगला जो प्रोसीजर होगा दैट इज टू सॉल्व दिस एलपीपी विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली क्या है, हमें हर एक जो ये कर्व है, जो हर एक कांस्टेंट इक्वेशन है, इसको हमें क्या है कर्व पे ड्रॉ करना होगा। तो सबके लिए हम लोग क्या है पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट्स कैलकुलेट करने का हमारा सिंपल सा तरीका है, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। ये आपका x1 x2 ओके, x1 x2 x1 x2। तो अगर आप देखिए फर्स्ट के केस में, तो फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे आप x1 को 0 प्लेस करेंगे तो x2 आ जाएगा, x2 को 0 प्लेस करेंगे तो x1 आ जाएगा। तो फर्स्ट में x1 प्लेस करेंगे 0 तो आपका x2 आ जाएगा। दिस कम्स आउट टू बी व्हाट 10। नेक्स्ट आप x2 को 0 प्लेस करेंगे तो x1 आ जाएगा। दिस कम्स आउट टू बी 7.5। नेक्स्ट में आप x1 को 0 प्लेस करेंगे तो आपका x2 आ जाएगा दैट इज 6, एंड नेक्स्ट में x2 को 0 प्लेस करेंगे तो x1 आ जाएगा दैट इज 9। नेक्स्ट में आपका x1 0 प्लेस करेंगे तो आपका x2 आ जाएगा दैट इज 5, एंड नेक्स्ट में x2 0 प्लेस करेंगे तो आपका x1 आ जाएगा दैट इज 13। आप देख सकते हैं आपको पॉइंट्स कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दैट इज 0, 10, 7.5, 0, 0,6, 9,0, 0,5 एंड 13,0। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका जो कर्व है उसको हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं। तो आपका जो कर्व है यहाँ पे मैंने एक्सिस ड्रॉ कर दिया दैट इज x1 और x2। आपका जो मैक्सिमम है दैट इज 13। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं 5-5 के इंटरवल में, 5, 10 एंड 15, 5, 10 एंड 15। ये हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट हम लोग कर्व ड्रॉ करेंगे। तो जो आपका पहला कंस्ट्रेंट है उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो जो पहला कंस्ट्रेंट हो जाएगा आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है 0,10 एंड 7.5, 0। तो ये जो आ जाएगा आपका इक्वेशन दैट इज व्हाट फर्स्ट वन दैट इज 10x1 प्लस 7.5x2 इक्वल्स टू 75। नेक्स्ट जो इक्वेशन जाएगा सेकंड इक्वेशन है उसको हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेकंड जो इक्वेशन है व्हाट दैट इज 6x1 प्लस
9x2 दिस इज इक्वल्स टू 54। जो थर्ड है, थर्ड को हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जो थर्ड इक्वेशन है दैट इज व्हाट 5x1 प्लस 13x2, 5x1 प्लस 13x2 इक्वल्स टू 65। तो ये हो जाएगा आपका 5x1 प्लस 13x2 इक्वल्स टू 65। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया, जो आपका कंस्ट्रेंट इक्वेशन है उसको हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। कंस्ट्रेंट इक्वेशन जैसा कि आप देख रहे हैं कि लेस देन आर इक्वल्स टू के फॉर्मेट का है। और एक चीज़ और यहाँ पे आप देखिए, आपने फॉर्मुलेट किया है तो यहाँ पे एक चीज़ और आएगा दैट इज व्हाट, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x1, x2 शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। ये लिखना आप मत भूलिए, इसके बिना आपका जो क्वेश्चन है इनकम्प्लीट हो जाएगा, मीन्स सोल्यूशन जो है इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो ये आपने कर लिया। अब आप क्या है फिजिबल रीजन को फाइंड आउट करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे सीधे फिजिबल रीजन को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, बार बार उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सीधे फिजिबल रीजन को यहाँ पे ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख के समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं ये आपका फिजिबल रीजन हो जाएगा। आई होप किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिजिबल रीजन का जो कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर जो पॉइंट है दिस इज 0 मीन्स O A B C एंड दिस वन इज D। 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स हो जाएंगे दैट इज O आ जाएगा 0,0, A जो हो जाएगा दिस इज बेसिकली व्हाट 0,5, B आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, C आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड D है आपका, D देख सकते हैं D जो है आपका कौन सा लाइन है 10x1 प्लस 7.5x2, तो आपका जो है 7.5,0। आपने सारे पॉइंट्स को यहाँ पे लिख लिया जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं A B C D। A है आपका O है 0 0, A है आपका 0,5, B है B आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, C भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और जो D है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अगर आप B और C कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे तो मैं उसको डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। B और C को कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। जो B आएगा वो आएगा 39/11, 40/11, 39/11, 40/11। जो आपका C आ जाएगा दैट इज 6,2। जो आपका C आ जाएगा दैट इज 6,2। अब कॉर्नर पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जिसके करस्पॉन्डिंग आपका मैक्सिमम Z की वैल्यू मैक्सिमम होगी वही आपका क्या हो जाएगा ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाएगा। तो जो आपका Z मैक्स जो आएगा, आप सबके करस्पॉन्डिंग मैंने सबकी वैल्यू लिख दिया है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो Z मैक्स आएगा C के करस्पॉन्डिंग आएगा सबसे ज़्यादा, जो Z मैक्स आएगा वो आएगा करस्पॉन्डिंग टू C 6,2 और जो मैक्स जो Z आएगा मैक्स Z, ठीक है, आप 6,2 को यहाँ पे आप प्लेस करके देख सकते हैं। जो मैक्सिमम Z आएगा दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, ये आ जाएगा आपका 500, ये आ जाएगा आपका 500। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। कुछ स्पेशल केसेस हैं यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। जो पहला केस है दैट इज व्हाट, जो पहला केस हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं वो है आपका इनफाइनाइट या मल्टीपल सोल्यूशन। यहाँ पे आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं, जो कुछ बचे हुए हैं, वो सारा यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा। तो जो स्पेशल केस है जो पहला है आपका इनफाइनाइट या आप बोल सकते हैं मल्टीपल सोल्यूशन। तो आपका अगर मैं सबसे पहले यूनिक सोल्यूशन की मैं बात करूं तो यूनिक सोल्यूशन कहाँ पे होता है, आपने देखा होगा कि जो आपका कंस्ट्रेंट इक्वेशन है और आपका एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो स्लोप है, ठीक है, अगर वो किन्हीं दो कंस्ट्रेंट इक्वेशंस के
स्लोप के बीच में पड़ता है, तो उन दोनों का कंस्टेंट इक्वेशन का जो इंटरसेक्शन है वही क्या हो जाता है, ऑप्टिमम सोल्यूशन हो जाता है, एंड उसी के करस्पॉन्डिंग जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो ऑप्टिमाइज हो जाता है। बट कंडीशन यहाँ पे ये होनी चाहिए कि जो आपका कंस्टेंट इक्वेशन है दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ व्हाट, फिजिबल रीजन, उसको फिजिबल रीजन का पार्ट होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन की बात करूँ तो इनफाइनाइट सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, आपका जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो स्लोप है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है किसी एक कंस्ट्रेंट इक्वेशन के स्लोप के साथ। बट यहाँ पे कंडीशन ये है, स्टिल अवेलेबल है यहाँ पे वो कंडीशन, दैट इज कि जो भी जिस भी कंस्ट्रेंट इक्वेशन के साथ उसका स्लोप इक्वल है, वो जो कंस्ट्रेंट इक्वेशन है वो फिजिबल रीजन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। वो जो कंस्ट्रेंट इक्वेशन है क्या है, फिजिबल रीजन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर फिजिबल रीजन में पार्टिसिपेट कर रहा है और उसका स्लोप आपका क्या है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके स्लोप के इक्वल है, तो उस केस में आपका क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, उस केस में आपका क्या है, इनफाइनाइट क्या, मल्टीपल सोल्यूशन आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि स्लोप ऑफ द कंस्टेंट इक्वेशन इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और यहाँ पे कंडीशन मैंने जो बताया कि कंस्टेंट इक्वेशन मस्ट बी अ पार्ट ऑफ फिजिबल रीजन, जो कंस्टेंट इक्वेशन है मस्ट बी अ पार्ट ऑफ फिजिबल रीजन। इन दैट केस अगर ऐसा होता है, स्लोप दोनों का इक्वल है, दैट रिप्रेजेंट्स द इनफाइनाइट या मल्टीपल सोल्यूशन। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड, दैट इज अनबाउंडेड ऑप्टिमल सोल्यूशन। अनबाउंडेड ऑप्टिमल सोल्यूशन का मतलब क्या है कि अगर आपका कुछ ऐसा केस अराइज होता है, लेट अस सपोज कि आपने यहाँ पे ड्रॉ किया है x1 और x2। ओके, तो अगर आपने ड्रॉ किया है x1 और x2, आपने कर्व को ड्रॉ किया है यहाँ पे, और आप कर्व ड्रॉ कर रहे हैं और आपका कर्व कुछ ऐसे आ रहा है, और आपको जो फिजिबल रीजन है ये आ रहा है, आपको जो फिजिबल रीजन है ये आ रहा है, और यहाँ पे ये जो केस है मिनिमाइजेशन का ना होकर क्या हो जा रहा है, मैक्सिमाइजेशन का हो रहा है, जो मैंने आपको बताया था। ये जो है मिनिमाइजेशन का ना होकर क्या हो जा रहा है, मैक्सिमाइजेशन का केस है। दैट मीन्स आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या है, मैक्सिमाइजेशन का है, और आपका रीजन जो फिजिबल रीजन है ये कुछ ऐसा बन रहा है। दैट मीन्स बाउंडेड नहीं है। मिनिमाइजेशन का होता तो फिर बाउंडेड होता, क्योंकि ये जो कॉर्नर पॉइंट्स थे, ये जो बाउंड्री थी, ये क्या है, मिनिमम वैल्यू को शो कर रही थी। बट ये मैक्सिमाइजेशन क्या है, ये तो क्या है, अनलिमिटेड जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। दैट मीन्स क्या है, ये अनबाउंडेड है। इसी को ऐसा जब केस आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, अनबाउंडेड ऑप्टिमल सोल्यूशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनबाउंडेड ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो आपका जो मैंने बोला था अगर मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम आ जाए तब क्या करेंगे, तो उस केस में आपका क्या है, अनबाउंडेड ऑप्टिमल सोल्यूशन बनेगा। ओके, सो द नेक्स्ट दैट इज नो सोल्यूशन और इनफिजिबिलिटी। नो सोल्यूशन या इनफिजिबिलिटी का केस कब बनता है, उसका जो केस बनता है अगर आपने ग्राफ प्लॉट किया, लेट अस सपोज आपने ग्राफ प्लॉट किया और आपने कोई ग्राफ प्लॉट किया, इसका रीजन कुछ इधर आ गया, इसका रीजन कुछ इधर आ गया, मीन्स कोई कॉमन रीजन मिला ही नहीं। या आप बोल सकते हैं लेट अस सपोज कि आपने कर्व ड्रॉ किया, ठीक है, ऐसे, इसका रीजन कुछ इधर आया, इसका रीजन कुछ इधर आया, तो कोई आपका कॉमन रीजन मिला ही नहीं, कॉमन एरिया मिला ही नहीं। तो ऐसा जब केस बनेगा दैट इज कॉल्ड नो सोल्यूशन और इनफिजिबिलिटी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो सोल्यूशन और इनफिजिबिलिटी। तो आई होप जो आपका ग्राफिकल मेथड है, कैसे उसको फॉर्मुलेट करते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है, उसके अलग अलग कंडीशंस क्या क्या हैं, कितने केसेस बन सकते हैं, वो सारा हमने डिटेल में विद एग्जांपल्स हमने यहाँ पे ख़त्म किया है, उसको हमने फिनिश किया है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, किसी को किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस क्लास। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट जो आपका मेथड है एलपीपी को सॉल्व करने का, दैट इज सिंप्लेक्स मेथड, उसको हम लोग देखेंगे। तो ओके, गुड बाय फॉर दिस सेशन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।